जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज आपको लेकर के आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुग्राम के अंदर की है मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव के द्वारा। जवाहर यादव जी पर पिछले कुछ दिनों में कई तरह के संगीन आरोप लगाए गए थे, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे विनोद नंबरदार के द्वारा। विनोद नंबरदार ने उन्हें भूमाफिया और सबसे बड़ा गुंडा तक बता दिया था। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा संपत्ति जो अर्जित की गई है वह गलत तरीके से, अवैध तरीके से और कई प्रकार के घोटालों के द्वारा अर्जित की गई है, जिनका जवाब देने के लिए आज मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और खुलकर उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातों को बताया और कहा कि किस तरह से उन पर अपराधी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसके खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि वह एकदम पाक साफ हैं और पाक साफ मुख्यमंत्री के साथ होने के कारण ही उनका दामन आज तक पाक साफ रहा है। सुनिएगा उनकी बात को, देखिए खास खबर, इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हमारे आम आदमी पार्टी के एक नेता विनोद नंबरदार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के चलते, कुछ अपने पूर्वाग्रह के चलते लगातार कुछ ऐसे तथ्य पब्लिक डोमेन में डाल रहे थे जो सत्य से परे थे। वो केवल मुझे ही अपमानित नहीं कर रहे थे, साथ साथ मेरे पिता को, मेरी पत्नी को और मेरे परिवार को। उन्होंने हमारी ईमानदारी पे शक किया। उनको ये नहीं पता कि मैं हरियाणा के इतिहास के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ उनकी टीम में काम करता हूं और ईमानदारी भाजपा के कारण और माननीय मुख्यमंत्री के साथ लगातार करने के कारण और मेरे परिवार के कारण मुझे लगातार मिली है। उन्होंने इतने छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया जो अमर्यादित है, जिसपे एक जघन्य अपराध की श्रेणी में वो आती है। उसके चलते हमने उनको एक लीगल नोटिस हमारी वकील वाली टीम ने उनको दे दिया। 28 अप्रैल को उन्होंने एक मैसेज डाला कि 5 मई को वो जवाहर यादव के घोटालों को पब्लिक डोमेन में डालेंगे। देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो प्रेस वार्ता आप लोग करते रहे, और मैं खुद 10 साल भाजपा की बात का संपादक रहा हूं, पत्रकार रहा हूं, कि जब भी कोई प्रेस नोट डाला जाता है वो या तो उससे एक दिन पहले इनविटेशन या उस दिन डाला जाता है। वो 28 तारीख को दिया गया और 5 तारीख तक केवल उसको लगातार डाल के मेरी इमेज खराब करना, या उसको लगा कि मैं उसके साथ जाकर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करूं। परंतु मैंने फिर बताया कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं, तो ईमानदारी उनसे मैंने सीखी है। विनोद नंबरदार जी से मेरा निवेदन है कि आपको आम आदमी पार्टी तवज्जो क्यों नहीं दे रही, आपका विषय हो सकता है, मेरा विषय नहीं है। वो आपको योग्य क्यों नहीं समझ रही कि वो बढ़ा नहीं पा रही है, जहां तक जवाहर यादव को समझना है। तो आज मैंने अपने नंबर पर अपना स्टेटस भी लगाया है और अपना डीपी भी लगाई है। मेरे माता पिता की शादी 25 मई 1957 को हुई थी। अगर वैसा कार्ड जो उनके शादी का कार्ड था पूरे अहिरवाल में कहीं छपा हो तो मुझे बता देंगे, ये मेरे परिवार की बैकग्राउंड है। अगर मेरे गांव में जाना जाता है उस शब्द का मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, परंतु लोग कहते हैं, मैं फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो लोग कहते हैं कि हवेली वाले परिवार से है। 18-19 में काफी चीजें बढ़ने लगी और कोविड के बाद तो प्रॉपर्टी के रेट 3 गुना होने लगे, और इसमें केवल जवाहर यादव ने नहीं, इस दौर में एनसीआर के और देश के सब लोगों ने पैसा कमाया है। तो जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को आपकी जानकारी दूंगा तो उसमें भी ध्यान में आएगा कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी आई और गई 2008 से 12 तक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, और फिर 17-18 से लेके अब तक जो वर्तमान हिस्सा चल रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जहां तक बात है मेरा जो ये फाइनेंशियल ईयर अभी 31 मार्च को खत्म हुआ है, तब मैं ना ओएसडी था, ना मैं सरकार के किसी दायित्व पर था। मार्च में इसने मुझे आरोप लगाए हैं, मुझ पर 28 अप्रैल को उसने नोटिस डाला है। मार्च तक 25 लाख रुपए मैं अपना एडवांस टैक्स जमा करा चुका था। मुझे पता था कि मेरे ऊपर जो टैक्स लगेगा वो इससे ज्यादा हो सकता है, तो एहतियात के तौर पर उस पैसे पे ब्याज ना लगे, तो 25 लाख रुपए मैं मार्च से पहले, 31 मार्च से पहले अपना एडवांस टैक्स जमा करा चुका था। उस परिस्थिति में जब मेरे पास सरकार का कोई पद नहीं था, उससे पहले अगर 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें
उसमें भी मैंने 24,22,000 इनकम टैक्स भरा है। इसने कहा कि मेरे पास 2014 से पहले कुछ नहीं था, तो मैं 14 की प्रॉपर्टी की जानकारी 14 से पहले की दे देता हूं। मैं क्योंकि यहां हिसाब देने आया हूं तो केवल अपनी पत्नी का और अपना बेटे का देने आया हूं, पर मैं पापा के साथ रहता हूं तो इसलिए एक बार उनका भी जिक्र करूंगा। मेरा परिवार तय करेगा, पिता मेरे तय करेंगे, मेरा छोटा भाई तय करेगा, उन्होंने उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा, वो तय करेंगे कि वो लीगल एक्शन कितना लेते हैं या नहीं लेते हैं। परंतु 2014 से पहले पिताजी के पास दिल्ली में 2100 गज का प्लॉट था, 2 दुकानें थी और 1 प्लॉट और था। ये उनके पास पहले से था। मेरे पास, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जिसमें मेरे भाई का शेयर छोड़कर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास भी 1988 और 99 खरीदी गई 4.25 एकड़ जमीन हरियाणा में कोसली के पास मेरे पास थी, जिसको हमने अब तेजी के दौर में बेचा। परंतु 2014 से, मैं 88 और 99 बता रहा हूं, जब मैं कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र होता था। उसके अलावा जिसकी बात ये कर रहे हैं कि जो सेक्टर 22 का घर, जिसको बार बार 276 को वो 100 गज कहते थे, 2000 में वो खरीदा गया था और जिसको भी इस तेजी को करने के लिए, अपना घर बदलने के लिए मैंने बेचा, उससे बाद में उसका उल्लेख करूंगा, पर वो भी 2014 से पहले की प्रॉपर्टी थी। सेक्टर 69 में एक सनब्रिज प्रोजेक्ट था जिसमें 2008 और